मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स पे आपके एग्जाम में डायरेक्टली एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको पूरा मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स पूछेंगे, उसमें आप लोगों को फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन पूरा बताना होगा। अदरवाइज शॉर्ट नोट भी आता है ऑन फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन सेपरेटली। अंडरस्टूड? छोटा टॉपिक है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है? क्वाइट। सो व्हाट इज ज़ीनोबायोटिक? बातें क्यों हो रही हैं? ज़ीनोबायोटिक्स रेफर्स टू एनी फॉरेन कंपाउंड्स, जो भी बॉडी के लिए स्ट्रेंजर है दैट इज ज़ीनोबायोटिक्स। अब स्ट्रेंज कंपाउंड्स में क्या आ सकता है? क्या क्या आ सकता है? जो भी हम दवाइयां लेते हैं, ठीक है, ड्रग्स होते हैं, जो भी हम दवाई लेते हैं किसी भी चीज के लिए। देन फूड में क्या होता है? प्रेजर्वेटिव्स, सो दे आर ऑल्सो ज़ीनोबायोटिक्स। और क्या क्या चीजें फॉरेन हो सकती है बॉडी के लिए? कोई भी कलर्स, फूड में एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, एवरीथिंग कम्स अंडर ज़ीनोबायोटिक्स। तो ज़ीनोबायोटिक को किस में डिवाइड कर सकते हैं हम? फार्माकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल ज़ीनोबायोटिक्स। Pharmacological xenobiotics include the drugs that we take intentionally. And environmental xenobiotics include food additives, food adulterants and pollutants present in food, water and air. हम लोग क्यों वो फूड अवॉइड करते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स हार्मफुल होते हैं। कैसे हार्मफुल होते हैं? बिकॉज दे आर फॉरेन टू द बॉडी। और जो हम डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे फेज 1 एंड फेज 2, इसमें या तो कोई अगर सब्सटेंस टॉक्सिक है तो वो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो सकता है, और दूसरी चीज क्या हो सकती है? कोई चीज मोर टॉक्सिक में भी कन्वर्ट हो सकती है और कोई चीज लेस टॉक्सिक में भी हो सकती है। एंड प्रो कार्सिनोजेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्सिनोजेंस। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि जिसमें भी बहुत सारी प्रोसेस्ड फूड होता है और जो ऐसा फूड होता है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स लार्ज अमाउंट में होते हैं तो हम लोग वो अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि दे में बी कार्सिनोजेनिक, ठीक है? Environmental xenobiotics may enter our body with or without our knowledge. Human beings may be exposed to more than 1 lakh foreign chemicals. Wide range of manufactured chemicals is growing every year. Even cosmetics में भी, cosmetics के थ्रू भी हमारी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर करते हैं। स्टॉप मर्मरिंग। आपकी रो को, पूरी रो को मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी अगली बार मुझे बात करते हुए दिखे तो। फॉरेन कंपाउंड्स विच आर एंटीजेनिक आर डेल्ट विद आर इम्यून सिस्टम, ठीक है? जो भी एंटीजन होते हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है ना? देन नॉन एंटीजेनिक फॉरेन केमिकल्स आर मेटाबोलाइज्ड टू कन्वर्ट इनटू less soluble chemicals into more soluble ones and toxic chemicals into non toxic और less toxic compounds. किसी भी चीज को बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए वो कैसी होनी चाहिए? वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए, ठीक है? तो मेन डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस का पर्पस क्या है? जो भी लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस है उनको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना है और नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करना है ताकि वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो पाए, ठीक है? The relatively soluble metabolites are excreted mainly in urine or bile. Liver is the major site for metabolism of xenobiotics, though metabolism can occur in some other tissues as well. Major metabolism कहाँ पे होता है xenobiotics के लिए? Liver में होता है, ठीक है? The metabolic reactions can be divided into 2 phases, phase 1 and phase 2. ठीक है? किस किस में डिवाइड कर सकते हैं हम? phase 1 and phase 2 reactions. जो ऑलरेडी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं वो क्या होगा? फेज 1 के बाद भी एक्सक्रीट हो सकते हैं, और कुछ कुछ सब्सटेंसेस हैं जिसको फेज 1 एंड फेज 2 दोनों रिएक्शंस की जरूरत है ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो पाए। फेज 1 रिएक्शंस आर नॉन सिंथेटिक एंड इंक्लूड हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एक्सेट्रा। नो टॉकिंग। कैसे होते हैं फेज 1 रिएक्शंस? दे आर नॉन सिंथेटिक, मतलब कुछ नया सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, ठीक है? इसके टाइप्स क्या क्या है, कैसे याद रख सकते हो? एक हाइड्रोक्सिलेशन और हाइड्रोलिसिस, 2 H से रिएक्शन है, ठीक है? आपको जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज फेज 1 रिएक्शन,
तो आप उसमें पहले क्या क्या लिखोगे, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। फेज 1 रिएक्शन होता किसके लिए, फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स। व्हाट इज ज़ीनोबायोटिक्स, ज़ीनोबायोटिक्स इज एनी फॉरेन कंपोनेंट। कैसा हो सकता है, या तो वो एनवायरमेंटल हो सकता है या फार्माकोलॉजिकल हो सकता है। फार्माकोलॉजिकल चीजें क्या हैं, जो हम इंटेंशनली जो ड्रग्स लेते हैं, एंड एनवायरमेंटल चीजें क्या हैं, अनइंटेंशनली जो भी है, जो भी पॉल्यूटेंट्स है, जो भी फूड एडिटिव्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, कॉस्मेटिक्स है। ठीक है। नाउ फेज 1 में कौन कौन से रिएक्शन इंक्लूड होते हैं, 2 H से रिएक्शन है, कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्सिलेशन एंड हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। Some xenobiotics are excreted directly after phase 1 reaction. तो जो भी water soluble form में already convert हो जाएंगी वो phase 1 reaction के बाद excrete हो जाएंगी. Most others undergo phase 2 reactions before excretion. ठीक है. phase 1 reaction कैसे, non-synthetic. phase 2 reactions are synthetic and include conjugation and methylation. ठीक है. phase 1 कैसा था, non-synthetic था. phase 2 कैसा है, synthetic है. और इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉन्जुगेशन एंड मिथाइलेशन। मोस्टली सब में कॉन्जुगेशन होता है। मिथाइलेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप का डोनर कौन होता है, वेरी गुड, SAM। द कॉन्जुगेटेड और मिथाइलेटेड मेटाबोलाइट्स आर हाईली सॉल्युबल एंड कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड। ठीक है। नाउ फेज 1 रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। The main phase 1 reactions are hydroxylation, oxidation, reduction and hydrolysis. ठीक है, क्या क्या है, रिपीट करो एक बार, hydroxylation, oxidation, reduction and hydrolysis. Now coming to hydroxylation reaction. Hydroxylation reaction is the major reaction in phase 1 type. It is catalyzed by microsomal hydroxylase system. कैटालिसिस किससे हो रहा है, माइक्रोसोमल हाइड्रोक्सिलेज सिस्टम से हो रहा है। ठीक है। माइक्रोसोमल हाइड्रोक्सिलेज सिस्टम इज एसोसिएटेड विद माइक्रोसोमल मेम्ब्रेन। माइक्रोसोम्स होते क्या हैं, किसके डेरिवेटिव है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डेरिवेटिव है। ठीक है। तो किससे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का कैटालिसिस हो रहा है, माइक्रोसोमल हाइड्रोक्सिलेज सिस्टम। ठीक है। अब माइक्रोसोमल हाइड्रोक्सिलेज सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, साइटोक्रोम P450, जिसको हम एब्रीवेट करके क्या लिखते हैं, CYP। ठीक है। CYP 450 के ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है, जो आपके 5 मार्कर 3 मार्कर आते हैं ना, उसमें बस साइटोक्रोम P450 लिखा हुआ होगा। तो आप उस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, किसका पार्ट है साइटोक्रोम P450, माइक्रोसोमल हाइड्रोक्सिलेज सिस्टम का। और ये आता किसमें, फेज 1 रिएक्शन में। तो बेसिकली आपको क्या पूछा है, साइटोक्रोम P450 लिखेंगे तो फेज 1 रिएक्शन के बारे में पूछा है। ठीक है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, NADPH साइटोक्रोम रिडक्टेज, जिसको मोनो ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। मोनो ऑक्सीजनेज का मतलब, नाम से हम क्या समझ रहे हैं, मोनो ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन। अब आप जब कंपोनेंट बना हुआ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंगल ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। देन FAD, FMN एंड साइटोक्रोम B5 समटाइम्स। ठीक है। क्लियर है सबको, क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, साइटोक्रोम P450, NADPH साइटोक्रोम रिडक्टेज, FAD, FMN एंड साइटोक्रोम B5। सबस्ट्रेट एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम P450 होगा, उसके ऊपर क्या बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। 1 ऑक्सीजन एटम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबस्ट्रेट। O2 है तो O2 में से क्या होगा, क्योंकि ये मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम है तो एक सिंगल ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, और दूसरे ऑक्सीजन का क्या होगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। द अदर ऑक्सीजन एटम रिएक्ट विद 2 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म वाटर। The hydrogen atoms are provided by NADPH and pass via FAD and FMN before reacting with oxygen. तो ये हाइड्रोजन का डोनर कौन है, NADPH। ठीक है। अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा, साइटोक्रोम है, लास्ट रोज, इतनी मर्मरिंग क्यों हो रही है, साइटोक्रोम है। ठीक है। साइटोक्रोम के पास क्या आएगा, हमारा सबस्ट्रेट आएगा, जहां पे XH लिखा हुआ है दैट इज द सबस्ट्रेट।
तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, साइटोक्रोम है उसमें XH आके अटैच हो गया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहा है, तो सिंगल ऑक्सीजन, अब हमने बात करी थी सिंगल ऑक्सीजन जो है वो सबस्ट्रेट के पास रहेगा और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो वाटर बना देगा। तो क्या हुआ, पहले ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया, ये वाला कंपोनेंट बना साइटोक्रोम XH एंड O2, ठीक है। अब इसमें से ऑक्सीजन में से दो में से सिर्फ एक रह जाएगा और हमारा फाइनल कंपोनेंट क्या बन जाएगा सबस्ट्रेट के साथ, XOH प्लस H2O, और इस हाइड्रोजन आ कहाँ से रहा है, NADPH, FAD और FMN की प्रेजेंस में आ रहा है, ठीक है। सबको क्लियर है क्या हुआ ये रिएक्शन में? वापस बात करते हुए नहीं दिखना चाहिए आप लोग, क्लियर है सबको, ठीक है। The overall reaction catalyzed by microsomal hydroxylase system may be summed up as XH. What is XH? XH is the substrate. Substrate के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ in presence of NADPH plus H plus और क्या बना, XOH plus water plus NADP, ठीक है। The chemical groups that are hydroxylated include methyl group, phenyl group, amino group and unsaturated aliphatic group. तो ये रिएक्शन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, किन किन ग्रुप्स के साथ हो सकता है, मिथाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, अनसैचुरेटेड एलिफैटिक ग्रुप। तो जब भी आप हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन लिखेंगे तो आपकी साइटोक्रोम P450 वाला चीज जो है उसको आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल्स में कौन कौन से लिखेंगे, मिथाइल, फिनाइल, अमाइनो एंड अनसैचुरेटेड एलिफैटिक ग्रुप्स। अभी तक क्लियर है सबको? अब ये इसके एग्जाम्पल है, कोडीन इज कन्वर्टेड इनटू मॉर्फिन बाय हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। कोडीन कहाँ यूज होता है, कोडीन इज अ पेन किलर, इट इज यूज्ड एज अ पेन किलर, और इवन कॉफ सिरप्स में भी यूज होता था, पर ये पहले यूज होता था, अब इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये ओपियोइड है, ठीक है। ओपियोइड का क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है कि ये एडिक्टिव होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग होते हैं जो मॉर्फिन के लिए, आपने कुछ पेशेंट्स ऐसे सुने होंगे ना जो हर हॉस्पिटल में जाते हैं और वेग पेन की कंप्लेन करते हैं। क्यों कंप्लेन करते हैं, क्योंकि उनको मॉर्फिन चाहिए होता है, मॉर्फिन इज एडिक्टिव। तो कोडीन इज कन्वर्टेड इनटू मॉर्फिन और ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है, इसीलिए इसको उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। पहले कॉफ सिरप में यूज होता था बट इट इज नॉट यूज्ड एनीमोर। देन phenytoin and amphetamines are partly metabolized by hydroxylation of their benzene ring, ठीक है, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में यूज होते हैं। देन amphetamine is partly metabolized by hydroxylation of its amino group. Some unsaturated aliphatic compounds are first converted into epoxides and are then hydroxylated. तो एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हो, कोडीन का एग्जाम्पल लिख सकते हो एंड एम्फेटामीन्स लिख सकते हो, ठीक है। साइटोक्रोम P450 is not a single protein. More than 200 isoforms of cytochrome encoded by different genes have been identified. Cytochrome isoforms are divided into families. अभी जो साइटोक्रोम P450 है ये कोई एक सिंगल प्रोटीन नहीं है, इट इज अ होल फैमिली। सेकेंड लास्ट रो, बोथ द बॉयज गेट अप, खड़े हो जाइए, आप भी क्लास से बाहर चले जाइए आप लोग, क्वाइट। इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ साइटोक्रोम इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड cytochrome 1, 2, 3, 4, 11, 17, 19 and 21. Members of a particular family show at least 40% homology in amino acid sequence. Homology मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, ठीक है। तो सिर्फ एक साइटोक्रोम P450 एक सिंगल प्रोटीन नहीं है, बहुत एक पूरी फैमिली है, ठीक है। एंड अलग अलग साइटोक्रोम जो है वो अलग अलग ड्रग्स के और अलग अलग सब्सटेंसेस के मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। मेजर फैमिलीज कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 11, 17, 19 एंड 21। और इन फैमिलीज की भी फर्दर सब फैमिलीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइटोक्रोम 2 हैज 5 सब फैमिलीज, 2A, 2B, 2C, 2D and 2E. Members of a particular subfamily have at least 55% homology in amino acid
sequence. Subfamilies comprises of individual members. For example, cytochrome 1A1 and 1A2 are members of cytochrome 1A family. अब इसका एब्रीवेशन का फुल फॉर्म क्या है, मतलब CYP जो है वो नेम ऑफ द फैमिली को शो करता है, दैट इज साइटोक्रोम. देन लेटर आफ्टर द डिजिट्स शोज द सब फैमिली, मतलब CYP1 जो लिखा है हमने, तो 1 क्या है, उसकी सब फैमिली हो गई. एंड द लास्ट डिजिट शोज द इंडिविजुअल मेंबर, मतलब 1A1 जो है दैट शोज द इंडिविजुअल मेंबर. Cytochrome 1, 2, 3 are the major families of cytochrome involved in the metabolism of xenobiotics. Other families of cytochrome hydroxylate endogenous substances. The largest number of xenobiotics are metabolized by cytochrome 3A subfamily, followed by cytochrome 2D6 and 2C subfamily. आप भी क्लास से बाहर चले जाइए. हाँ, आपसे बात कर रही हूँ. गेट अप. पीछे. हाँ, 7 वाले को भी बाहर जाना है. Different isoforms of cytochrome have different substrate specificities, but there are exceptions. Some drugs are metabolized by more than one isoform of cytochrome. Conversely, one isoform of cytochrome may metabolize more than one drug. Some isoforms may be induced by one drug, but may be metabolized some other drugs also. इसका क्या मतलब हुआ कि एक साइटोक्रोम जो है वो मल्टीपल ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर सकता है, और सिमिलरली मल्टीपल ड्रग्स जो है वो एक साइटोक्रोम को अफेक्ट कर सकते हैं. हो सकता है कि एक साइटोक्रोम जो है, क्या प्रॉब्लम है, क्लास से बाहर चले जाओ. गेट अप एंड गो. उठो उठो, बाहर चले जाओ. उठो, कितना टाइम लगाओगे. ठीक है. सम आइसोफॉर्म्स में बी इंड्यूस्ड बाय वन ड्रग बट मे मेटाबोलाइज सम अदर ड्रग्स आल्सो. मतलब एक ड्रग जो है वो एक साइटोक्रोम को इंड्यूस कर सकता है और दूसरे के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है. मान लीजिए कोई एक साइटोक्रोम है, वो ड्रग एक्स से इंड्यूस हो रहा है. इंड्यूस होने का मतलब क्या है, इंड्यूस होने का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट कर रहा है उसको, तो उसकी दूसरे एंजाइम को मतलब दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को वो और फास्ट कर देगा. मान लीजिए अगर पैरासिटामोल 500 से आपका फीवर रिड्यूस हो रहा है और कोई दूसरा पर्सन है जिसमें वो साइटोक्रोम जो है वो किसी और ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट करके वो ज्यादा एक्टिव है, तो क्या होगा, 500 पैरासिटामोल 500 से हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए फीवर में, बट जिस पर्सन की बॉडी में वो साइटोक्रोम इंड्यूस्ड है वो पैरासिटामोल 500 जो है वो ज्यादा देर इफेक्टिव नहीं रहेगी, आपको 6 आवर्स के लिए रिलीफ देगी, बट जो दूसरा पर्सन है हो सकता है उसको 2.5 आवर्स 3 आवर्स इतने के लिए रिलीफ दे. ठीक है. Some isoforms or subfamilies are inhibited by some drugs which can alter the metabolism of other drugs. Some isoforms may be genetically deficient in some person or racial group. These features of cytochrome require alertness on the part of physician while prescribing a drug or combination of drugs. तो जब भी कोई भी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कौन से साइटोक्रोम को अफेक्ट कर रहा है और उससे और कौन से ड्रग्स मेटाबोलाइज हो रहे हैं. ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप अभी देखेंगे. Many cytochromes are inducible. Cytochrome 2C9 is induced by phenobarbital, cytochrome 2E1 by ethanol and cytochrome 3,4A by rifampicin. ठीक है. phenobarbital जो है वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में यूज होता है. ठीक है. इथेनॉल क्या है, अल्कोहल. ठीक है. इथेनॉल इज अल्कोहल. आपने सुना होगा, बहुत बार बोलते हैं कि अगर आपने अल्कोहल इनटेक किया है तो कुछ कुछ ड्रग्स जो है वो नहीं लेने चाहिए. ठीक है. कोई एग्जांपल पता है किसी को? नॉट एस्पिरिन. कोई एक एंटीबायोटिक होती है,
सर्च करिएगा आप कौन सी एंटीबायोटिक लेते हैं तो कहते हैं कि अल्कोहल इंटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन रिफैम्सिन, रिफैम्सिन कहाँ पे यूज होता है? ट्यूबरक्लोसिस में यूज होता है, ठीक है। Since a single cytochrome may metabolize more than one substrate, cytochrome induction can result in altered metabolism of some other drugs. For example, cytochrome 2C9 metabolizes phenobarbital as well as warfarin. तो अब साइटोक्रोम 2C9 है, इससे फिनोबार्बिटॉल और वार्फरिन दोनों मेटाबोलाइज होता है। In a patient taking both these drugs, cytochrome induction by phenobarbital results in rapid metabolism of warfarin. Warfarin किसके लिए यूज होता है? एंटीकोएगुलेंट होता है, वेरी गुड। तो अगर कोई पेशेंट है वो फिनोबार्बिटॉल ले रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म ऑफ वार्फरिन फास्ट है, ठीक है। तो उसको वार्फरिन की कैसी डोज लेनी पड़ेगी? ज्यादा या कम? मेटाबॉलिज्म फास्ट है मतलब वो एक्सक्रीट बॉडी से ज्यादा जल्दी हो रहा है तो ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी, ठीक है। Therefore, the dose of warfarin has to be increased. आप लोगों को इस कंसेप्ट ये समझ में आ गया इंडक्शन का कंसेप्ट? अगर कोई एक ड्रग इंड्यूस कर रहा है साइटोक्रोम को तो उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा? दूसरे ड्रग का फास्ट होगा और बॉडी से एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, तो डोज को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। Subsequently, phenobarbital is withdrawn. The cytochrome 2C9 concentration decreases, necessitating a decrease in the dose of warfarin. तो अगर हम उसको स्टॉप कर देंगे तो हमें डोज को कम करना पड़ेगा। Cytochrome 3A4 metabolizes rifampicin as well as oral contraceptive. तो अगर rifampicin और oral contraceptive दोनों का एक, क्या बातें हो रही हैं? कौन फोन यूज कर रहा है? रिफैम्सिन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दोनों एक साइटोक्रोम से इंड्यूस हो रहे हैं, तो अगर इंडक्शन है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की डोज इफेक्टिव रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है। ओसीपीज जो होती है वो एक फिक्स डोज में होती है, उसमें वैसे नहीं होता है कि अगर हमें लगेगा तो हम 500 की जगह 650 कर देंगे, ठीक है। वो एक सिंगुलर कंबाइंड पैक आता है और अगर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं तो दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर जाते हैं। Genetic deficiency of cytochrome 2D6 can lead to poor metabolism of several other drugs. तो अगर किसी साइटोक्रोम में कोई डिफेक्ट है तो जो भी उस साइटोक्रोम से ड्रग्स मेटाबोलाइज हो रहे हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट होगा। Debrisquin and codeine are metabolized exclusively by cytochrome 2D6. Codeine is converted into active metabolite morphine by hydroxylation reaction, ये हमने पहले ही देखा था। Therefore, codeine is less effective in persons deficient in cytochrome 2D6. अगर साइटोक्रोम होगा ही नहीं वो वाला या डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा? उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इफेक्ट नहीं आएगा। बाहर चल जाएगा, जाओ, आपसे कह रही हूँ, मैंने आपको बात करते हुए देखा है, बाहर जाइए। Quiet. Some mutations in cytochrome genes have a racial distribution. ठीक है, different races के ऊपर भी depend करता है। For example, nearly 20% of Asian people are genetically deficient in cytochrome 2C19. Cytochrome 2C19 metabolizes mefenatoin, diazepam and omeprazole. Omeprazole पता है आप लोगों को कौन सा ड्रग होता है? पैंटाप्रोजोल पता है? किसके लिए यूज करते हैं पैंटाप्रोजोल? लेते होंगे ना आप लोगों ने, पैंटॉप डी तो कभी ना कभी ली होगी। किसके लिए होती है? तो किसके लिए? पैंटॉप डी नहीं ली आप लोगों ने कभी? किसी को एसिडिटी ज्यादा रहती होगी तो क्या देते हैं? पैंटॉप डी देते हैं। कैसे लेनी होती है पैंटॉप डी? एम्प्टी स्टमक, नॉट एग्जैक्टली एंटासिड। पैंटॉप डी का काम क्या होता है?
वो एसिड प्रोडक्शन को कम कर देता है। एसिड प्रोडक्शन कम कब होती है? बिफोर द इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। साइटोक्रोम 3A सब फैमिलीज इनहिबिटेड बाय एरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल एंड विरामपिल। जो आप एंटी फंगल बोल रहे हैं वो कौन सा है? कीटोकोनाजोल है। कीटोकोनाजोल शैम्पूज भी यूज किए होंगे किसी ने, इट इज एन एंटी फंगल, ठीक है। These inhibitors can impair the metabolism of several drugs which are metabolized by cytochrome 3A subfamily. These include lidocaine, lovastatin, cyclosporin, nifedipine and carbamazepine. Microsomal hydroxylation generally converts xenobiotics into inactive or non-toxic metabolites. Basically हमें करना क्या है? टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। Sometimes it can make the xenobiotics more harmful or more active. For example, many pro-carcinogens are converted into carcinogens by microsomal hydroxylation. Then oxidation. Ethanol and methanol are first oxidized to acetaldehyde and formaldehyde respectively by alcohol dehydrogenase. इतनी क्या बातें हो रही हैं? क्या इंपॉर्टेंट है ऐसा डिस्कशन? Acetaldehyde and formaldehyde are oxidized to acetic acid and formic acid respectively by aldehyde dehydrogenase. तो इथेनॉल और मीथेनॉल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। मीथेनॉल पॉइजनिंग के बारे में आपने सुना है? क्या होती है मीथेनॉल पॉइजनिंग? अल्कोहल की जगह क्या होता है उसमें? अल्कोहल इज इथेनॉल। इथेनॉल की जगह क्या होता है? मेथनॉल होता है। एंड मेथनॉल टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है इससे? फॉर्मिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो मीथेनॉल पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है? वेरी गुड, सही बता रहे हो आप। क्या होता है इसमें? आप सही बोल रहे हो। बेसिकली क्या होता है, हमें मेथनॉल के जो हमारा कन्वर्जन है उसको हमको रोकना है, क्योंकि प्रॉब्लम किससे है? हमें फॉर्मिक एसिड से है। तो हम क्या करते हैं? उसके मेटाबॉलिज्म को डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसके टॉक्सिक इफेक्ट ना आए। और जो लोग क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं उनके लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है? आपने देखा होगा ना, रिहैब भेजते हैं। क्यों भेजते हैं रिहैब? रिहैब में ऐसा क्या होता है? आप किसी को बोलोगे कि अल्कोहल पीना छोड़ दो तो ऐसे तो कोई छोड़ेगा नहीं। क्या होता है रिहैब में? ऐसे मारने से लोगों की अल्कोहल छोड़ते तो लोग घर पे नहीं मार लेते? पैसे देके क्यों मार खाने के लिए भेजेंगे कहीं? क्या होता है रिहैब में? तो वो आपको एक ड्रग देते हैं, ठीक है। वो दवाई क्या करती है? अल्कोहल के पूरे इथेनॉल को पूरा मेटाबोलाइज नहीं होने देती। जो हैंगओवर भी होता है, वो हैंगओवर क्यों होता है? आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों को हैंगओवर ज्यादा होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल, ठीक है। जो पूरा का पूरा मेटाबोलाइज हो जाता है जिनकी बॉडी में फटाफट से, उनको हैंगओवर नहीं होता है। बट जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता है इथेनॉल का, उसमें क्या होता है? किसकी वजह से? एसिटाल्डिहाइड की वजह से, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड की वजह से आपको ये जो हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग जो सिम्टम्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एसिटाल्डिहाइड की वजह से आते हैं। तो रिहैब में क्या करते हैं, जो क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं वो उनको ऐसी दवाई देते हैं जो इस मेटाबॉलिज्म को बीच में हैम्पर करती है, ठीक है। तो पूरी जब अल्कोहल का पूरा मेटाबोलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड का डिपोजिशन होगा। और वो जो हैंगओवर लाइक सिम्टम्स हैं, जो बैड सिम्टम्स हैं, वो किसकी वजह से आएंगे? वो एसिटाल्डिहाइड की वजह से आएंगे। तो वो जैसे ही अल्कोहल का इंटेक करेंगे पूरा मेटाबोलाइजेशन होगा नहीं और उनको हैंगओवर लाइक सिम्टम्स आएंगे। मतलब पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, अगर आपको कोई चीज को खाने से अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो ऑब्वियसली फिर एक साइकोलॉजिकली यू विल स्टॉप द इंटेक ऑफ इट, है ना। तो इसमें रिहैब सेंटर्स में बेसिकली वो यही करते हैं,
ठीक है, they'll give you a drug which will stop the metabolization of ethanol and which will have hangover like effect, ताकि इंसान अल्कोहल इंटेक को बंद कर दे। Alcohol dehydrogenase inhibitors. By oxidation, methanol is oxidized into more toxic metabolite formaldehyde and formic acid, which causes atrophy of optic nerve. Metabolites of ethanol are less toxic. बातें नहीं होनी चाहिए। Ethanol is used to treat methanol poisoning as the common enzymes which metabolize these two have a greater affinity for ethanol than for methanol. Ethylene glycol antifreeze is oxidized to oxalic acid. तो ऑक्सीडेशन में आप किस किस का एग्जाम्पल दे सकते हो? मिथेनॉल का दे सकते हो, इथेनॉल का दे सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल का दे सकते हो, बेंजेल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजोइक एसिड and chloral is oxidized to trichloroacetic acid. Drugs like azathioprine immunosuppressants and 6-mercaptourine anti-cancer drugs are oxidized to 6-thiouric acid. Azathioprine is the first converted into 6-mercaptopurine, which is oxidized to 6-thiouric acid by xanthine oxidase. Inhibitors of xanthine oxidase हमने कहाँ पढ़ा था? गाउट, है ना? Allopurinol किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? गाउट के लिए. Can decrease the metabolism of azathioprine and 6-mercaptopurine. मतलब गाउट का ड्रग जो है वो एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट करता है. आप कभी भी कोई भी दवाई लेते हो ना, तो उसके बॉक्स के ऊपर आप पढ़ना, उसमें लिखे हुए होते हैं कि कौन सा ड्रग जो है वो किसके साथ अफेक्ट करता है.